Hello. So this video will be about the inflation, unemployment and the Phillips curve. So इसमें हम जो है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फिलिप्स कर्व का एक इंटररिलेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो जो है इन्फ्लेशन जो है, इसके बाद एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पहले हम देखते हैं, उसके बाद में हम फिलिप्स कर्व के ऊपर जाएंगे. पहले इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से हमें जो है फिलिप्स कर्व का रिलेशन मिलता है. तो जो सबसे पहले हम देखेंगे वो ये है कि एग्रीगेट सप्लाई रिलेशन कैन बी रीरिटन एज रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. क्योंकि हमने जो लेबर वाला चैप्टर पढ़ा था, लेबर मार्केट, उसमें हमने देखा था कि भाई इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है सप्लाई रिलेशन, और जो लास्ट के दो चैप्टर थे जिसमें हम लेबर मार्केट और इसके एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी किया था. तो जो इसमें जो है हमने देखा था कि प्राइस रिलेशन कैन बी रिटन एज दिस, विच इज़ द P equal this. So P equal expected price bracket 1 plus markup then the relation of the wage. जो वेज जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है वो होता है विच इज़ द फंक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कैचुअल वेरिएबल विच इज़ ऑल अदर वेरिएबल्स दैट इफेक्ट द वेज रेट. तो जो है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वेज रेट का, ये इक्वल होगा 1 माइनस अल्फा यू प्लस जेड. सो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव साइन के साथ में, और कैचुअल वेरिएबल के साथ में जो है पॉजिटिव रिलेशन है. तो यहाँ पे जो अल्फा है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का वेज के ऊपर कितना इफेक्ट होगा. दिस शोज दैट द हायर द यू लोअर द वेज एंड हायर द जेड द हायर इज द वेज. पॉजिटिव रिलेशन की हम बात कर रहे हैं. अब इसके बाद में जो है हमने जो ये जो इक्वेशन आई है, हमने जो बनाई है, जिसमें हमने वेज रेट को डिफाइन, वेज को और इनका रिलेशन शो किया है, इसको हम अपने प्राइस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे जब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये नई इक्वेशन बन के आएगी, विच इज़ द P इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस 1 प्लस म्यू ब्रैकेट एंड 1 माइनस अल्फा म्यू प्लस जेड. तो अब जो है हम प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस को हम इन्फ्लेशन भी शो कर सकते हैं ना, कि भाई हमने जो प्राइस एक्सपेक्ट किया था वो इन फ्यूचर यानी कि इन्फ्लेशन भी उतना ही हुआ है, और जो हमारा अभी प्रेजेंट प्राइस है वो हमें करंट लेवल पे जो इन्फ्लेशन होगा उसकी लेवल शो करेगा. यानी कि सपोज कि आज से हम दो महीने बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आज 10 रुपये का प्राइस है वो 2 महीने बाद 15 रुपये हो जाएगा. तो यानी कि जो इन्फ्लेशन, वो जो प्राइस में इंक्रीज आ रहा है वो इन्फ्लेशन भी तो शो कर रहा है ना. तो उसको हम इन्फ्लेशन भी शो कर, इन्फ्लेशन एज ए इन्फ्लेशन भी रख सकते हैं. तो दिस विल बी, तो जब हम इन ब्रैकेट्स वगैरह को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ ये इक्वेशन बन के आएगी, जो प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस को हम जब इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पुट कर देंगे तो जो करंट इन्फ्लेशन होगा हम उसको टाइम पीरियड टी से शो कर देंगे, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगा कि करंट टाइम पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या था. तो ये हम शो करेंगे. उसके बाद में जो है हमारा, अब हम देख लेते हैं कि ये रिलेशन किस तरीके से शो करता है. अगर हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज होगा. अब ये क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हमारा जो प्राइस लेवल है, एक्सपेक्टेड प्राइस है वो इंक्रीज होगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा जो करंट प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली हमारा जो कैचुअल वेरिएबल और जो मार्कअप है वो अगर इंक्रीज होगा तो हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि कैचुअल वेरिएबल और जो हमारा मार्कअप जो है हमारा प्राइस इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और कैचुअल वेरिएबल जो हमारी वेजेस इंक्रीज करता है, उसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा. और साथ ही में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अगर वो इंक्रीज हुआ तो हमारा इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का वेज रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन आता है, और नेगेटिव रिलेशन के साथ में जब वेज रेट के साथ, और जब हम यहाँ पे उस इक्वेशन में रख रहे हैं तो उसका यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशन आया था जब हमने ये जो प्राइस वाली इक्वेशन देखी थी. इसमें जो लास्ट हमारा था वो प्राइस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू पाई एक्सपेक्टेड प्लस मार्कअप प्लस जेड माइनस
अल्फा यू। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो नेगेटिव रिलेशन में थी और मार्कअप कैचुअल वेरिएबल ये सब पॉजिटिव रिलेशनशिप में थे। अब जब हम फिलिप्स कर्व की बात करते हैं तो फिलिप्स कर्व में अब सपोज कि फिलिप्स कर्व क्या करता है, फिलिप्स कर्व हमें ना इन रिलेशन शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में। तो जो हमने अभी जो एक लास्ट में जो हमने इक्वेशन देखी थी इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और अदर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन शो कर रही थी, वही इन्फ्लेशन में हमें जो मिला था अनएम्प्लॉयमेंट और ये इन्फ्लेशन के बीच में जो हमें रिलेशन मिला था विच वॉज द नेगेटिव वन। सो फिलिप्स कर्व हमें वही रिलेशन शो करता है जो नेगेटिव रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में। सो अब अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन रेट अगर जीरो हो गई, अब अगर इन्फ्लेशन रेट जीरो हो जाएगी तो जो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो जीरो हो जाएगा। जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारा जीरो हो जाएगा तो जो लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी वो उसमें हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी विच वॉज पाई टी इक्वल पाई ई टी प्लस मार्कअप प्लस जेड माइनस अल्फा यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब जीरो पुट कर देंगे तो जो बची हुई इक्वेशन है वो हमारे पास बन जाएगी। सो दिस इज द नेगेटिव रिलेशन दैट फिलिप्स फाउंड। तो दिस वाज द रिलेशन जो हमें फिलिप्स ने दिया था। अब इसमें जो है वेज प्राइस स्पाइरल है, यानी कि जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उसकी वजह से हमारी जो है नॉमिनल वेज इंक्रीज होंगी, और नॉमिनल वेज जब इंक्रीज होंगी तो फर्म अपने प्राइस इंक्रीज करेगा क्योंकि उसको भी अपना जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने के लिए प्राइस इंक्रीज करने पड़ेंगे। जब हाई प्राइस लेवल जाएगा तो उसकी वजह से जो है वर्कर्स जो है और हायर डिमांड वेज डिमांड करेंगे कि भाई प्राइस हाई हुआ है तो हमें नॉमिनल वेज और इंक्रीज चाहिए। तो जब नॉमिनल वेज और इंक्रीज होंगी तो प्राइस में फर्दर इंक्रीज होगा, और ऐसे ही वेज और इसी तरीके से ये एक स्पाइरल चलता रहता है वेज और प्राइस के बीच में। जब लो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ उसकी वजह से वेजेस इंक्रीज, नॉमिनल वेज इंक्रीज हुई, नॉमिनल वेज की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस की वजह से फिर दोबारा से वर्कर डिमांड करेंगे कि हमारी हायर वेज जो है वो इंक्रीज हो, और उसके बाद में नॉमिनल वेज इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से फिर प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये एक स्पाइरल चलता रहता है। अब जो है कि हमारा जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व है वो वैनिश क्यों हो जाता है, तो जो हमारा ये डिसअपीयर क्यों होता दिखता है ये रिलेशन। तो जो हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो जो हमारा मार्कअप है वो इंक्रीज होता है, और मार्कअप की वजह से जो है हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है एट द सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जब एज इन्फ्लेशन बिकम consistently positive and more persistent people start taking it in account। तो जो है अब सपोज कि पिछले इस महीने भी इन्फ्लेशन रेट 5% रहे, नेक्स्ट मंथ भी इन्फ्लेशन 5% रहे, उससे नेक्स्ट मंथ भी इन्फ्लेशन 5% रहे, और उससे नेक्स्ट मंथ भी इन्फ्लेशन 5% रहे, तो लोग जो है एक अपना ओपिनियन या बोले कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो है इन्फ्लेशन ना फ्यूचर में वो 5% रहने वाला है। तो ये जो है इसको हम ना मतलब इसको एक तरीके से एज जीरो ले लेते हैं लोग, पीपल स्टार्ट टेकिंग इन इट अकाउंट, मतलब लोगों को एक अनुमान होने लगता है इसके बारे में। तो वो जो है फिलिप्स कर्व का रिलेशन वैनिश होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी वो ये थी कि भाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो होगा वो थीटा टी वो पाई टी -1 होगा, यानी कि जो पिछले टाइम पीरियड में जो इन्फ्लेशन रहा था उसका थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा जो है ये इफेक्ट दिखाएगा लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन रेट का क्या इफेक्ट रहा था, यानी कि जो एक रिलेशन रहेगा ना लास्ट और करंट ईयर के इन्फ्लेशन में वो थीटा शो करेगा। तो अब जो है हमारा जो हमने एक्चुअल हमारे पास इक्वेशन आई थी इन्फ्लेशन की वो हमारे पास थी पाई टी इक्वल टू, इसमें हम जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की जगह जो अभी हमने लास्ट लाइन पे देखा था थीटा पाई टी -1 इसको पुट करेंगे और बाकी इक्वेशन सेम हो गई। अब सपोज कि थीटा 0 हो गए, यानी कि लास्ट ईयर के जो इन्फ्लेशन रेट है उसका हमारे करंट इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो अगेन वही इक्वेशन आ जाएगी जो हमारे पास फिलिप्स कर्व के या जो फिलिप्स ने जो रिलेशन नेगेटिव रिलेशन दिया था, अगेन वही रिलेशन आ गई। अब अगर थीटा पॉजिटिव हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और अगर थीटा 1 हो गया
थीटा पॉजिटिव में भी अगर 1 हो गया तो हमारे पास थीटा की जगह 1 हो जाएगा, और जो इक्वेशन थी हमारे पास पाई टी इक्वल टू, जो थीटा की जगह हम G1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास t-1 प्लस मार्कअप प्लस जेड माइनस एल्फा यू टी। तो अब जो है ये जो पाई t-1 जो है यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो इन्फ्लेशन रहेगा वो ट्रांसफर इस साइड हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज इन द इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू द mu which was the markup plus z minus alpha ut, and this shows the Phillips curve. The earlier one was the original and this one was the Phillips curve. In this, unemployment does not affect inflation rate but the change in the inflation rate. तो यहाँ पे जो है change in the inflation rate को इफेक्ट कर रहा है, और जो ओरिजिनल Phillips curve था उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं जो इन्फ्लेशन को ही इफेक्ट कर रहा था, लेकिन जो मॉडिफाइड Phillips कर्व है उसमें जो है चेंज इन द इन्फ्लेशन को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल Phillips कर्व इंक्रीज इन द unemployment rate will lower the inflation, while in the modified Phillips curve increase in the unemployment rate will decreasing inflation, यानी कि चेंज शो करेगा। एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड Phillips कर्व और एक्सेलरेशनिस्ट Phillips कर्व, हम इसको इन नाम से भी जानते हैं मॉडिफाइड Phillips कर्व को। सो अब इसके बाद में जो है हम विल बी बैक टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमने पहले भी जो चैप्टर किए हैं उसमें हमने देखा था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ओरिजिनल Phillips कर्व इम्प्लाइड दैट देयर वाज नो सच थिंग एज ए नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल Phillips कर्व था विच वाज द पाई टी इक्वल टू मार्कअप पाई टी इक्वल टू मार्कअप प्लस जेड माइनस एल्फा यू टी। सो दिस वाज द ओरिजिनल Phillips कर्व, और जो जिसमें हमने चेंज के बारे में बात की थी जिसमें पाई टी इक्वल पाई t-1, ये हमारा पाई t-1 ये जो है हमारा मॉडिफाइड Phillips कर्व था। तो जब हम बैक टू द जब हम जो Phillips कर्व था उसने कहा था कि नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट जैसी कोई थिंग एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फ्राइडमैन और फेल्प्स ने क्वेश्चन किया था इस चीज़ को, आर्ग्यूइंग दैट सच अ ट्रेड ऑफ कुड एग्जिस्ट ओनली इफ वेज सेक्टर सिस्टमेटिकली अंडर प्रिडिक्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि अगर लोग अंडर प्रिडिक्ट कर ले, वेज सेटर जो है वो अगर चीज़ें अंडर प्रिडिक्ट कर ले यानी इन्फ्लेशन को अंडर प्रिडिक्ट कर ले, देन दैट दे वर अनलाइकली टू मेक द सेम मिस्टेक फॉर एवर, यानी कि हमेशा सेम चीज़ मिस्टेक नहीं कर सकते। इसी वजह से ना दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इफ गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू सस्टेन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बाय एक्सेप्टिंग हायर इन्फ्लेशन द ट्रेड ऑफ वुड अल्टीमेटली डिसअपियर, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुड नॉट बी सस्टेन बिलो ए सर्टेन लेवल, ए लेवल दे कॉल द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट से नीचे सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो इसी वजह से जो मॉडिफाइड इन्फ्लेशन था, मॉडिफाइड जो Phillips कर्व था वो आया था, क्योंकि जो फ्रीडमैन और फेल्प्स थे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि भाई जो है कि सच ए ट्रेड ऑफ कुड एग्जिस्ट ओनली वे सेटर सिस्टमेटिकली अंडर प्रेडिक्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि जो ओरिजिनल Phillips कर्व का जो हमारा ट्रेड ऑफ था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में, वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वे सेक्टर अंडर प्रेडिक्ट करे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई हम बार बार ये सेम मिस्टेक करेंगे। हम फ्यूचर में अगर हम एक इन्फ्लेशन के पैटर्न को टाइम के साथ में स्टडी करके ना जान सकते हैं कि भाई किस तरीके से बिहेव करेगा। तो वे सेक्टर्स बार बार इस तरह की गलती नहीं कर सकते, वो अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। सो दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट इफ अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना कि लो अनएम्प्लॉयमेंट सस्टेन करना है तो हायर इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करके तो ट्रेड ऑफ वुड अल्टीमेटली डिसअपियर, यानी कि ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसके थ्रू वो ये चीज़ मेंटेन करके रख सकती है। सो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुड नॉट बी सस्टेन बिलो ए सर्टेन लेवल, दैट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रीडमैन एंड फेल्प्स ने क्वेश्चन किया था और उन्होंने बताया था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेचुरल रेट से नीचे नहीं रह सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, जबकि Phillips कर्व ने बोला था कि ऐसे नेचुरल एम्प्लॉयमेंट रेट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नाउ अगर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम हो गई, देन द एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी इक्वल टू द इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू द इन्फ्लेशन। तो जो हमारा मॉडिफाइड Phillips कर्व था विच वॉज द पाई टी
माइनस पाई टी माइनस 1 इक्वल टू मार्कअप प्लस जेड माइनस अल्फा यू एन। तो जब हमारा ये एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर का प्राइस से ही हम जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफाइन करते हैं ना, तो और जो करंट जो हमारा प्राइस रहेगा वो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास ये तो जीरो आ गया, तो ये जीरो विल बी इक्वल टू द markup plus z minus alpha un, and then un will be equal to this. So the unemployment, natural rate of unemployment will be equal to the markup plus z upon alpha. Higher the markup or the factors affecting wage setting which is z, or the higher the natural rate of unemployment. यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमने अभी ये रिलेशन जो फाइंड आउट किया है, this one अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी इक्वल टू द मार्कअप प्लस जेड अपॉन में अल्फा। तो यहाँ पे जो है मार्कअप और जेड का जो है पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। अब जो है हमने जो एक इक्वेशन लिखी थी विच वॉज द पाई टी इक्वल टू पाई एक्सपेक्टेड, या हम इसको पाई टी माइनस 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो टी माइनस 1 से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में था उससे एक्सपेक्टेशन लगा के हम फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। इसके बाद में म्यू जेड माइनस अल्फा यू टी। तो अब जो है हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ से जो है हम माइनस अल्फा या हम अल्फा अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आएगी। जब हम इस इक्वेशन में से यहाँ पे जाने के बाद ये बन जाएगी पाई टी माइनस एक्सपेक्टेड विल बी इक्वल टू द मार्कअप प्लस जेड माइनस अल्फा यू टी। अब जब हम यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आएगी। अब जब हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी ना, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल है। ये हमने अभी जो फाइंड आउट की थी। जब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई तो हम कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा करंट इन्फ्लेशन चेंज इन द इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू द माइनस अल्फा अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस होगा उसका डिफरेंस हमारे जो इन्फ्लेशन में चेंजेस है उसके इक्वल आएगा। वेदर लेकिन ये 1-to-1 रिलेशन नहीं होगा दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा भी अपना रोल प्ले करेगा। अल्फा क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का कितना इफेक्ट होता है वेजेस के ऊपर। सो इट विल डिपेंड ऑन दिस, बट देयर विल बी रिलेशन इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द चेंज इन द प्राइस लेवल, की जो हमारा प्राइस लेवल जो इन्फ्लेशन में जो हमारा चेंज आएगा वो हमारा किसके ऊपर क्या रहेगा, विच विल बी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन द डिफरेंस बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो अब जो फिलिप्स कर्व है एज ए रिलेशन बिटवीन द, ये हमने बता ही दिया कि भाई फिलिप्स कर्व जो है यहाँ पे एज ए रिलेशन बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन द इन्फ्लेशन रेट रहेगा। व्हेन अगर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट से ज़्यादा रहा तो इन्फ्लेशन तो डिक्रीज होगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रही तो हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव रिलेशन आएगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू ये इंक्रीज हो गई, यानी कि नेचुरल रेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रही, तो हमारा नेगेटिव प्लस नेगेटिव बन के हमारा पॉजिटिव रिलेशन आएगा इसकी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो है इंक्रीज होगा। तो हमें जो नेचुरल रेट को इंक्रीज रखने के लिए जो है, यानी कि हमें इन्फ्लेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट को हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे ज़्यादा रखना पड़ता है, मतलब हमें अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट से कम रखना पड़ेगा। सो द UN इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू कीप द इन्फ्लेशन रेट कॉन्स्टेंट। दिस इज वाई द नेचुरल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नाइरो। तो जो हमारा UN है, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इन्फ्लेशन रेट को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम जो है उसके लिए चाहिए होता है। इसी वजह से इसको हम जो नेचुरल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो
इसके बाद में जो हम देख रहे हैं वो है कि वेरिएशन इन द नेचुरल रेट ओवर टाइम। तो वेरिएशन नेचुरल रेट में किस तरीके से टाइम के साथ में चेंजेस आते हैं। सो द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ऑफ फर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ वेज बार्गेनिंग, द सिस्टम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड सो ऑन आर लाइकली टू चेंज और टाइम, लीडिंग टू चेंजेस इन ईदर मार्कअप और जेड एंड बाई इम्प्लीकेशन चेंजेस इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट पे हमने देखा था कि नेचुरल रेट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मार्कअप प्लस जेड अपॉन एल्फा। तो जब टाइम के साथ में मार्कअप और जेड में चेंज आते हैं तो हमारा नेचुरल रेट जो है उसमें भी चेंजेस ऑब्वियस है कि टाइम के साथ में आएंगे। सो ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट डज नॉट नेसेसिटी रिफ्लेक्ट ए हाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन रिफ्लेक्ट इंस्टेड ए लार्ज डेविएशन ऑफ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम द नेचुरल रेट। सो इफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग फास्ट, दिस इज एन इंडिकेशन दैट नेचुरल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इज फार अबाउ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही स्पीड से इज डिक्रीजिंग फास्ट यानी कि बहुत ही तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट से बहुत ज़्यादा, उन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा ऊपर है यानी कि। and if inflation is roughly constant, this is an indication that the UT and UN are roughly equal and that the natural rate is high. now high inflation और फिलिप्स कर्व के बीच में जो रिलेशन होगा, तो जो हाई इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व का जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज लाइकली टू चेंज विद द लेवल एंड द परसिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन। व्हेन द इन्फ्लेशन रेट बिकम हाई, इन्फ्लेशन टेंड टू बिकम मोर वेरिएबल। यानी कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन मतलब एक ना चेंजेस विद द टाइम लेवल एंड परसिस्टेंस ऑफ द between the employment and inflation is likely to change with the level and persistence of inflation। यानी कि अगर इन्फ्लेशन रेट यार बहुत ही हाई रह रही है तो इन्फ्लेशन ना टेंड्स टू बिकम मोर वेरिएबल, यानी कि इन्फ्लेशन में ना बहुत ज़्यादा वेरिएबल दिखाई देने को दिखेंगे। सो द टर्म ऑफ वेज एग्रीमेंट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसी की वजह से जो है ना एक वेज इंडेक्सेशन का टर्म आता है। तो जब वेजेस वगैरह है वो इन्फ्लेशन के साथ चेंज होंगी, अब वेजेस का भी इन्फ्लेशन के ऊपर फिर ओवर द टाइम इफेक्ट होता है। तो ये एक सर्कल तो चलता ही रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये सब इसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है वो रिलेशन रहेगा यहाँ पे भी। तो जो है टर्म ऑफ वेज एग्रीमेंट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, जो वेज एग्रीमेंट है वो इन्फ्लेशन में चेंजेस के साथ में इंक्रीज होते रहते हैं। So they are set for the shorter period of time. Wage indexation a provision that automatically increases wage in line with inflation become more prevalent। यानी कि आजकल जो है ना एक प्रोविजन आ गया है कि जो मतलब कि एक इस तरीके का एग्रीमेंट बनता है कि भाई जिस तरह चेंजेस इन्फ्लेशन में आएगा उतना ही चेंजेस ना वेजेस में भी आता जाएगा ओवर द टाइम। तो ये एक इस तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड तक आपकी ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपने एक साल का जो एग्रीमेंट कर लिया वेज का, लेकिन एक साल पे आपका इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो गया लेकिन आपकी वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन वेज इंडेक्सेशन में क्या है कि आपका अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होते जा रहा है तो उसके साथ साथ आपकी वेजेस भी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस होती जाएंगी। सो एन इकोनॉमी विद टू टाइप ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स विद लैम्डा विच इज द इंडेक्स्ड और रेस्पॉन्ड टू एक्चुअल इन्फ्लेशन, 1 minus lambda non-index which responds to the expected inflation, so nominal set on the basis of it, so pi t will be equal to, तो जो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन था वो दो तरीके से हो जाएगा, which will be divided into 2 and that will be जो हमारा एक इंडेक्स्ड which will be the lambda pi t plus 1 minus lambda which is the unindexed और नॉन इंडेक्स्ड, एंड ये एक्सपेक्टेड के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द नेगेटिव रिलेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन रखी थी अल्फा यू टी माइनस यू एन, देन अगर हम इसको पाई टी इक्वल टू पाई टी 1 माइनस टी, एक्सपेक्टेड को हम जब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन के थ्रू हम शो कर देंगे। तो लेकिन अब सपोज कि लैम्डा विल बी जीरो, यानी कि नॉन इंडेक्स्ड है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो हमारा इंडेक्सेशन है वो जीरो हो गया। अब जब अगर इंडेक्सेशन जीरो हो गया तो हमारे पास जो आएगा वो हमने जो लास्ट पढ़ा था, जो हमने अब अगर इंडेक्सेशन जीरो हो गया तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल थी चेंज इन द इन्फ्लेशन विल बी इक्वल टू द
differences between the negative rate of which difference between the unemployment rate and the natural rate of unemployment. तो हमारे पास अगर इंडेक्सेशन नहीं होगा तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ही आ जाएगी, लेकिन अगर हमारा जो है लैम्डा विच इज द इंडेक्सेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी हमें. हम यहाँ से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये किस तरीके से होगा ये आप अगर चाहें तो देख सकते हैं खुद से, बाकी सिंपली इक्वेशन याद रख लें तो दैट विल बी इनफ. वेज इंडेक्सेशन इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन. तो जो है वेज इंडेक्सेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट जो है इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन पे. द हायर द प्रपोर्शन ऑफ वेज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इंडेक्स द हायर लैम्डा, द लार्जर द इफेक्ट the unemployment rate has on the change in inflation, the higher the coefficient which will be the alpha 1 minus lambda. क्योंकि लैम्डा यहाँ पे नीचे है तो ये जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी नीचे की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा इंडेक्सेशन होगा नीचे की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, तो ये जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू उतनी ही लार्ज होती जाएगी. तो इस वजह से जो है वेज इंडेक्सेशन यानी कि इंडेक्स जो वेज इंडेक्सेशन है उसका इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा जो. सो अगर हम यहाँ पे ये इक्वेशन देखने की भी अगर बात करें तो इसको हम कुछ इस तरीके से देख भी सकते हैं. 1 माइनस टी जो अल्फा लैम्डा था इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये लैम्डा टी प्लस 1 माइनस ये जो है ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा. 1 माइनस लैम्डा टी माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन. और जो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जो है हम यहाँ से हम अगर 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो हमारे पास पाई टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस पाई टी माइनस 1 अल्फा यू टी माइनस यू एन. देन हम इसका ट्रांसफर भी इस साइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस टी अल्फा टी माइनस 1 माइनस लैम्डा अल्फा टी माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन. अब जो है यहाँ से 1 माइनस लैम्डा कॉमन हो गया तो हमारे पास बच गया ये. अब अगर हम इसको जो है वो हम यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा 1 माइनस लैम्डा यू टी माइनस यू एन जो हमारी इक्वेशन हमें मिली थी. दिस इक्वेशन वी विल गेट. तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर पॉजिटिव लैम्डा का रिलेशन हुआ तो. और पॉजिटिव लैम्डा अगर वेज इंडेक्सेशन यानी कि लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी आपने देख लिया. सो नाउ डिफ्लेशन एंड द फ्लिप्स का रिलेशन. वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट लीड्स टू ए लार्ज रेट ऑफ डिफ्लेशन. यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा, डिफ्लेशन यानी कि मंदी, तो जब बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा तो वो जो है डिफ्लेशन की हमें लेके जाएगा. सो डिप्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ए लार्ज एडवर्स शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेदर देन इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट्ससेल्फ. यानी कि जब डिप्रेशन होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिप्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ए लार्ज एडवर्स शिफ्ट. एग्रीगेट डिमांड में जो है एडवर्स शिफ्ट आएगा यानी कि इंक्रीज होने की जगह जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विच लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द एक्चुअल. जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी हमारी तो उसकी वजह से जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी ओवर द टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स वाई डिप्रेशन मार्केट में आएगा और डिप्रेशन ही व्हेन डिफ्लेशन फिलिप्स कर्व बिकम वीकर और डिसअपीयर. तो जब डिफ्लेशन होता है जो हमने स्टार्टिंग में हमने एक देखा था कि टाइम के साथ में जो है
ये फिलिप्स कर्व जो है, वाई डिड द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वेनिस, ये जो है फिलिप्स कर्व वेनिस क्यों होता है। तो उसमें हमने यही देखा था कि भाई जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, जो इन्फ्लेशन जो है वो हमारा जब जीरो होते जाता है, जीरो के नियर जाता है ना, तो फिर वहाँ पे हमारा फिलिप्स कर्व जो है वो डिसअपियर दिखाई देता है। यानी कि इन्फ्लेशन जब हमारा जीरो होके दिखाई देता है तो वहाँ पे जो है हमारा फिलिप्स कर्व का जो रिलेशन है वो लॉस्ट होता है या डिसअपियर होते हुए दिखाई देता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।